24 नवंबर 1998 की बात है। फिनलैंड के एक छोटे से शांत शहर हाइवांका में कुछ ऐसा हुआ जो वहां की शांत जिंदगी को हिला कर रख देगा। ये वो जगह थी जहां क्राइम तो दूर, वायलेंट क्राइम के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। लेकिन उस दिन एक भयानक मर्डर केस की शुरुआत हुई, और वो भी एक कटा हुआ पैर मिलने से। वो पैर किसी कूड़े के ढेर में पड़ा मिला। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, केस इतना डरावना निकला कि उसे फिनलैंड के इतिहास का सबसे भयानक केस कहा जाने लगा। जिन लोगों ने ये क्राइम किया था वो कोई अनजान सीरियल किलर नहीं थे, वो विक्टिम के दोस्त ही थे। हाँ, दोस्त जो उस रात नशे में चूर थे, शराब और शायद कुछ और चीजों के असर में। उन सबको लीड कर रहा था एक लड़का, यार्नो एल्ग, जिसने खुद को सैटानिस्ट कहा था, यानी वो शैतान की पूजा करता था और खुद को शैतान का भक्त मानता था। उस रात उन्होंने एक दोस्त को अपना शिकार बनाया और फिर उसके साथ जो किया वो इस कदर खौफनाक था कि उसकी पूरी जानकारी 2038 तक सील कर दी गई, यानी लीगल तौर पर छुपा ली गई ताकि लोग अभी उसे जान न सके। पता चला कि उन्होंने न सिर्फ मर्डर किया बल्कि हत्या से पहले विक्टिम को टॉर्चर भी किया। विक्टिम की बॉडी को टुकड़ों में काटा गया और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हत्या के बाद कुछ बॉडी पार्ट्स को खाया भी गया। ये सब करते हुए वो लोग सैटानिक म्यूजिक यानी शैतान की पूजा से जुड़ी संगीत सुन रहे थे और एक तरह का काला जादू वाला रिचुअल भी कर रहे थे। क्योंकि केस इतना भयानक था, इसलिए कोर्ट ने फैसला किया कि इसकी सारी डिटेल्स आम जनता को कभी नहीं बताई जाएगी और 2038 तक ये सीक्रेट रहेगी। इसीलिए हमें अभी तक न पीड़ित का नाम पूरी तरह पता है, न ही सभी आरोपियों की पूरी जानकारी है। लेकिन जो कुछ पता चला है वो भी हिला देने वाला है। ये केस दिखाता है कि इंसान जब अपने होश में नहीं होता और जब अंधविश्वास, नशा और गुस्सा मिल जाए तो वो कितनी गहराई तक गिर सकता है। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको दुनिया भर से ऐसे ही क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट्स मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करता है और मेरे लिए यही आपका प्यार और सपोर्ट है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कटी हुई उस टांग की हैरान कर देने वाली खोज की असली अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, वहीं जहां से ये सब शुरू हुआ था। हाइविंका ये एक छोटा और शांत शहर है जहां करीब 47,000 लोग रहते हैं। ये जगह हमेशा से शांत और सुकून भरी जिंदगी के लिए मानी जाती थी, जहां लोग नजदीकी शहर हेलसिंकी की भीड़भाड़ और भागदौड़ से बचने के लिए आते थे। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है और वहां की तेज रफ्तार जिंदगी के मुकाबले हाइविंका एकदम शांत और ठहरा हुआ लगता था। ये एक ऐसे टाइप की जगह थी जहां क्राइम रेट बहुत ही कम था और वायलेंट क्राइम तो लगभग एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हाँ, एक चीज थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी और वो था युवाओं में शराब पीने की आदत। यहाँ के टीनेजर्स जो अक्सर इस शांत और थोड़े उबाऊ माहौल से बोर हो जाते थे, अकेलेपन और एक्साइटमेंट की तलाश में बहुत शराब पीना शुरू कर देते थे और फिर कभी कभी ये नशा उन्हें छोटे मोटे जुर्मों की तरफ ले जाता था, जैसे कि छोटी मोटी चोरी, दीवारों पर ग्राफिटी बनाना या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना। इन घटनाओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो भी होता था वो इस शांत शहर के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। इन लड़कों की पसंदीदा ड्रिंक कोई महंगी शराब नहीं थी, बल्कि एक सस्ती और बेहद तेज असर वाली शराब थी जिसे वहां के लोकल लोग किल जूस यानी मारने वाला जूस के नाम से जानते थे। इस शराब की बदनामी हाइविंका के युवाओं में इस बात के लिए नहीं थी कि ये कितनी खतरनाक थी, बल्कि इस बात के लिए थी कि उसे पाना कितना आसान था। दुकान से खरीदना मुश्किल नहीं था और कोई ज्यादा रोक टोक भी नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद शहर के लोगों ने कभी भी इन बच्चों को खतरनाक नहीं माना। हाँ, उन्हें थोड़े बोर, शरारती या परेशानी खड़ी करने वाले जरूर कहा जाता था, लेकिन कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो किसी भी तरह की क्रूर या हिंसक हरकत कर सकते हैं। इसलिए जब कचरे के मैदान में एक इंसानी टांग मिली तो पूरे हाइविंका शहर को झटका लग गया। जहाँ कभी कुछ खास होता ही नहीं था, वहाँ कुछ बेहद डरावना और खौफनाक सामने आ गया था। वो टांग जो पूरी तरह कटी हुई और बेहद बुरी हालत में थी, एकदम ऐसे पड़ी थी जैसे कूड़े के बीच फेंका गया कोई आम कचरा हो। जांच करने वाले अफसरों ने उसके साइज और टांग पर मौजूद बालों के आधार पर अनुमान लगाया कि वो किसी मर्द की ही हो सकती है, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई ठोस सुराग नहीं था, न नाम, न चेहरा, न पहचान। शुरुआती जांच में एज का अंदाजा लगाया गया कि वो आदमी 20 से लेकर 60 इयर्स की उम्र का हो सकता है। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा एज गैप, ये दायरा इतना फ्रस्ट्रेटिंग और जांच के लिए बेहद मुश्किल बन चुका था। वो जगह जहां ये टांग मिले वो हाइविंका का लोकल लैंडफिल यानी कचरा फेंकने वाला मैदान नहीं था। वो लैंडफिल पूरे इलाके का कचरा इकट्ठा करता था। 1 लाख नहीं बल्कि करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों के घरों से आया कचरा वहां डंप होता था।
यानी अब पुलिस के सामने चुनौती ये नहीं थी कि टांग किसकी है, बल्कि ये भी कि वो टांग आई कहां से, क्योंकि वो किसी भी शहर, कस्बे या गांव से आ सकती थी, आसपास के पूरे इलाके से। इतने बड़े और उलझे हुए सुराग के साथ पुलिस को समझ आ गया था कि सिर्फ एक कटी हुई टांग से कुछ साबित नहीं होने वाला। उन्हें और सबूत चाहिए थे, इसलिए फौरन ही लैंडफिल यानी कचरे के मैदान की गहराई से तलाशी शुरू की गई। लेकिन यह काम आसान नहीं था, बल्कि बेहद थकाऊ और मानसिक रूप से परेशान करने वाला था। बाल्टी दर बाल्टी पुलिस अफसरों ने कचरे के पहाड़ों को हाथों से खंगालना शुरू किया। हर छोटा सा टुकड़ा, हर बदबूदार कचरा हाथों से उठाकर चेक किया जा रहा था। ये काम इतना भारी और थकाऊ हो गया कि पुलिस एकेडमी के नए ट्रेनीज यानी रिक्रूट्स को भी मदद के लिए बुलाना पड़ा। फिर इस्तेमाल किए गए कैडावर डॉग्स। ये खास तरह के कुत्ते होते हैं जो इंसानी शव के सबसे हल्के गंध को भी सूंघ सकते हैं। ये कुत्ते डेड बॉडीज यानी उनके हिस्सों को ट्रेस करने के लिए स्पेशली ट्रेंड होते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए और जांच लंबी खींचने लगी, हालात ऐसे हो गए कि पूरे लैंडफिल को फिनलैंड की आर्मी की सुरक्षा में दे दिया गया, क्योंकि अब वो इलाका ऑफिशियली एक क्राइम सीन बन चुका था। और फिर करीब एक हफ्ते बाद आखिरकार एक और सुराग मिला। ये कोई बड़ा हिस्सा नहीं था, बस इंसानी पेट का एक छोटा टुकड़ा। लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा बहुत बड़ी बात साबित हुई। इस टुकड़े की डीएनए जांच करवाई गई और उसका डीएनए उस कटी हुई टांग से मैच कर गया। यानी अब ये साफ हो गया था कि टांग और पेट का टुकड़ा एक ही इंसान का हिस्सा है। हालांकि वो इंसानी मांस का टुकड़ा बहुत छोटा था, लेकिन उसने जांचकर्ताओं को बहुत कुछ बता दिया। जैसे ही उसका फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ तो ये सामने आया कि वो मर्द शायद 20 या 30 साल की उम्र के बीच का था। यानी पहले के कंपेयर में उम्र का अनुमान अब कहीं ज्यादा सटीक हो चुका था। साथ ही ये भी पता चला कि वो आदमी कई सालों से बहुत ज्यादा शराब पीता था और मौत के वक्त भी उसके शरीर में अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा थी। जहां एक तरफ फॉरेंसिक टीम अपनी जांच में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ लैंडफिल में थकाऊ और धीमी खोज अब भी जारी थी। ऑफिसर्स बाल्टी दर बाल्टी कचरे को खंगाल रहे थे, लेकिन फिर भी 4 हफ्तों की लगातार मेहनत के बाद और क्रिसमस के ठीक पहले इस खुदाई को बंद करने का फैसला लिया गया। अब तक सिर्फ 2 हिस्से बरामद किए जा सके थे, एक टांग और एक पेट का टुकड़ा। हालांकि लाश अधूरी थी, लेकिन इन हिस्सों के आधार पर एक ढीला ढाला प्रोफाइल तैयार किया गया। एक जवान लड़का जो शायद किसी गरीब या लो इनकम वाले परिवार से था और पॉसिबल है कि सरकारी मदद पर जिंदगी गुजार रहा था। अब पुलिस ने सोचा क्यों ना ये देखा जाए कि पिछले कुछ हफ्तों में किन लोगों ने अपनी सरकारी सहायता की रकम नहीं ली है, और यहीं से उन्हें मिला पहला बड़ा ब्रेक। एक 23 साल का लड़का जिसने बीते कई हफ्तों से अपनी वेलफेयर पेमेंट यानी सरकारी सहायता की रकम क्लेम नहीं की थी, वो अचानक गायब हो गया था। उस लड़के की गुमशुदा की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। वो जिस जगह रहता था वो लैंडफिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो उस प्रोफाइल से पूरी तरह मेल खाता था जिसे पुलिस ने लाश के टुकड़ों के आधार पर तैयार किया था। पुलिस को अब यकीन होने लगा कि उन्हें अपना शिकार मिल चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक उस लड़के की पहचान को कानूनन छुपा कर रखा गया है। उसकी पहचान सील कर दी गई है और पूरा केस 2038 तक बंद रखा जाएगा। यानी तब तक किसी को भी उसकी असली पहचान या केस की पूरी फाइल्स देखने की इजाजत नहीं होगी। इस वीडियो के आगे के हिस्से में हम उस लड़के को मेल ए कहकर बुलाएंगे। मेल ए अकेला रहता था, उसका कोई खास दोस्त नहीं था और शायद परिवार से भी उसका कोई गहरा रिश्ता नहीं रहा होगा, क्योंकि वो हफ्तों तक गायब रहा और किसी ने उसकी तलाश तक नहीं की। जांचकर्ताओं ने उसके इलाके के लोगों से पूछताछ शुरू की कि आखिरी बार वो कब और कहां देखा गया था, और ज्यादा देर नहीं लगी जब एक नाम बार बार सामने आने लगा, और वो नाम था यार्नो एल्क का। मेल ए के कुछ खास दोस्त थे, एक छोटा सा ग्रुप, और उसे आखिरी बार उन्हीं दोस्तों के साथ देखा गया था। ये सारे लड़के हैवी मेटल म्यूजिक के जबरदस्त फैन थे और गॉथ स्टाइल के कपड़े पहनते थे, काले कपड़े, चैन और बहुत ज्यादा मेकअप। मेल ए को आखिरी बार हाइविंका में इन्हीं दोस्तों के साथ देखा गया था। पुलिस पहले से ही एल्क के बारे में जानती थी और उसके साथ ही उसके एक दोस्त मीका रायस्का का नाम भी रिकॉर्ड में था। मीका का नाम पहले भी पुलिस रिकॉर्ड में आ चुका था, लेकिन उसने कोई बहुत बड़ा या खतरनाक जुर्म नहीं किया था। वो उस टाइप का लड़का था जैसा कि इस शहर के शराबी और बोर हो चुके लड़कों में अक्सर देखने को मिलता है, तोड़फोड़ करना, लड़ाइयां करना और पब्लिक प्लेसेस में दंगा फसाद जैसी चीजें। लेकिन एल्क की बात कुछ और ही थी। एल्क का अतीत कहीं ज्यादा अंधेरा और डरावना था। उसने पहले काफी सीरियस अपराध किए थे और वो जेल की सजा भी काट चुका था। इसी वजह से पुलिस ने एल्क के घर की तलाशी लेने का फैसला किया। शुरुआत में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे लगे कि वहां कोई मर्डर हुआ है,
लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत डिस्टर्बिंग थी। घर में बाइबल ऑफ सैतान यानी शैतान की किताब के पेजेस इधर उधर बिखरे पड़े थे। उसके घर पर मिला ऑर्नेट नाइफ्स यानी नक्काशीदार चाकू, कंकाल जैसी सजावट, खोपड़ी के आकार के गहने और सबसे चौंकाने वाली चीज एक सोने की प्लेटिंग वाला लॉकेट जिस पर 666 खुदा हुआ था। 666 जिसे अक्सर शैतान की पहचान या सैटेनिक नंबर कहा जाता है। अब तक जो भी चीजें एल्क के घर में मिली थी, चाहे वो शैतान से जुड़े नोट्स हों, खोपड़ी वाले गहने हों या 666 वाला लॉकेट, ये सब अपने आप में अपराध साबित करने के लिए काफी नहीं थे। लेकिन उस वक्त दुनिया भर में सैटानिक पैनिक यानी शैतानी रिवाजों से डर अपने चरम पर था। इसलिए पुलिस ने सोचा कि यहाँ और गहराई से छानबीन करना जरूरी है। और जब उन्होंने अगली बार तलाशी ली तो जो मिला उसने पूरा केस ही पलट दिया। घर के फ्लोर और छत से ऐसे निशान मिले जिन्हें देखकर लगा कि वहां से खून और डीएनए के सबूतों को धोकर मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सफाई बहुत ही खराब तरीके से की गई। खून के निशान अब भी वहां थे। और भी ज्यादा सबूत बाथरूम में और एक अलमारी के अंदर मिले। घर में इतने बायोलॉजिकल एविडेंस फैले हुए थे कि जांच अधिकारियों के दिमाग में सवाल उठने लगे। क्या यहाँ ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है और क्या ये पहली बार नहीं था? अब यह साफ हो गया था कि मामला सिर्फ डरावना या शैतानी सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ सच में किसी की बेरहमी से हत्या हुई है। लेकिन ये केस किसी फिल्म जैसा एक लंबा मर्डर मिस्ट्री नहीं निकला। ना तो कोई लंबी मैनहंट यानी खोजबीन हुई, ना ही धीरे धीरे खुलते हुए सुराग मिले, क्योंकि ये बात सामने आया कि इस केस में सिर्फ वही लोग शामिल थे जिनके नाम अब तक सामने आ चुके थे। उनके अलावा और कोई अनजान कातिल नहीं था। सारे सस्पेक्ट्स वही थे, उसी ग्रुप से, वही दोस्त, और वो सब अब पुलिस के रडार पर आ चुके थे। 8 दिसंबर 1998 को पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और हैरानी की बात यह थी कि ये चारों मेल ए के दोस्त माने जाते थे। उनके नाम थे यार्नो एल्क, उम्र 23 साल, मीका रेस्का, उम्र 21 साल, और एक लड़की तेरी तरवाशोंका, उम्र 17 साल, और एक 16 साल का लड़का जिसकी पहचान आज तक सीक्रेट रखी गई है क्योंकि वो नाबालिग था। इन चारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जार्नो एल्क का रवैया बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। वो बिल्कुल शांत था। जहां बाकी तीनों सहमे हुए थे, वहीं एल्क स्पॉटलाइट में आने का मजा ले रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो और लोग अब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जब वो इंटरोगेशन रूम में बैठा था और फिनलैंड के इतिहास के सबसे खौफनाक मर्डर के डिटेल्स बता रहा था, तो उसने हंस हंस कर सब कुछ कहा। ना उसके चेहरे पर डर था, न कोई पछतावा और ना ही घबराहट। उसने हंसते हुए बताया कि उन्होंने क्या किया था, और ये हंसी कोई नर्वस वाली हंसी नहीं थी, ये डर की वजह से भी नहीं थी, बल्कि ऐसी हंसी थी जैसे वो सब कुछ फक्र से बता रहा हो। वो हंस रहा था क्योंकि उसे ये सब करने में मजा आया था। इनफैक्ट जार्नो एल्क ने जो किया वो उसे पसंद था, और यही बात सबसे डरावनी थी। एल्क का जन्म 1975 में हुआ था, एक बेहद परेशान और बिखरे हुए परिवार में। उसके एक भाई और एक बहन भी थे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों भाई बहन गंभीर मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे, जिनमें से एक था स्किज़ोफ्रेनिया, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान हकीकत और इमेजिनेशन के बीच फर्क करना भूल जाता है। एल्क की जिंदगी बचपन से ही गलत दिशा में मुड़ गई थी। स्कूल में उसे बुरी तरह बुली किया जाता था। वो अकेला पड़ गया और उसे किसी ने सहारा नहीं दिया। फिर महज 10 साल की उम्र में उसने नशे की चीजें लेना शुरू कर दिया था। ऐसी उम्र में जब बच्चे खेलने कूदने में लगे होते हैं, एल्क ड्रग्स और अल्कोहल की दुनिया में उतर चुका था। उसके घर के हालातों की पूरी जानकारी तो कभी सामने नहीं आई, लेकिन इतना साफ है कि कोई भी बच्चा इतनी जल्दी इस हद तक बर्बाद नहीं हो जाता है जब तक कि उसे बचाने वाले लोग, जैसे उसके माता पिता, परिवार, समाज, पूरी तरह से नाकाम न हो गए हों। जो लोग उसे बचा सकते थे, उन्होंने शायद देखा ही नहीं कि वो अंदर ही अंदर किस काले अंधेरे में डूबता जा रहा है। जब एल्क टीनेजर था, तब उसने कई बार अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। वो इतना टूट चुका था कि उसे लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म कर देना ही सही है। इसी वजह से उसे बार बार साइकियाट्रिक क्लिनिक में भर्ती कराया गया, लेकिन कोई भी इलाज उसके लिए लंबे समय तक कारगर नहीं रहा। वो हर बार वही अंधेरे रास्ते पर लौट आता था, जहां अकेलापन था, गुस्सा था और अजीब किस्म की नफरत थी दुनिया से। उसे सिर्फ एक ही चीज पसंद था, म्यूजिक, और कोई भी आम म्यूजिक नहीं, बल्कि सिर्फ ब्लैक मेटल। जितना ज्यादा डार्क उतना ज्यादा अच्छा। एल्क ने खुद को पूरी तरह एक ब्लैक मेटल फैन की तरह बदल दिया था। लंबे काले बाल, ढीली जीन्स, ऐसे टी शर्ट्स जिन पर हिंसक पिक्चर्स और डरावने लोगो बने होते थे। लोग उसे देखकर घबरा जाते थे, और यही डर उसे और भी ज्यादा अकेलेपन और अलगाव की तरफ ढकेलता गया। एल्क पहली बार सिर्फ 16 साल की उम्र में पुलिस की नजरों में आया, और उसकी वजह थी ब्लैक मेटल की एक डार्क साइड।
ब्लैक मेटल सुनने वाले वैसे तो सभी लोग कट्टर नहीं होते, लेकिन इसमें एक फ्रिंज ट्रेंड भी था, ऐसा ट्रेंड जिसे इस जॉनर के बहुत से लोग खुद भी नापसंद करते थे। 1992 से 1996 के बीच नॉर्वे और स्वीडन में 50 से ज्यादा चर्चों को आग के हवाले कर दिया गया। इन घटनाओं को अंजाम देने वालों का मानना था कि ईसाई धर्म को ठुकराने और विरोध करने का यही सही तरीका है। एल्क भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने ही इलाके के एक पुराने चर्च को जलाने की कोशिश की। उसे 1991 में गिरफ्तार कर लिया गया और करीब 2 साल की सजा हुई, जिसे उसने जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में काटा। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने स्कूल जाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वो और भी ज्यादा शराब और ड्रग्स की लत में डूबता चला गया। इसी दौरान एल्क की जिंदगी में सैटानिज्म की एंट्री हुई, लेकिन यहाँ बात किसी शैतान की पूजा की नहीं थी, बल्कि एक फिलोसॉफी की, एक ऐसी सोच जिसने एल्क को पूरी तरह बदल दिया। उसके लिए सैटानिज्म उसकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका था। अब उसके फिलोसॉफी के मुताबिक वो इन चीजों पर बिलीव करता था। जो करना है करो, कोई भी पछतावा मत महसूस करो, न किसी मॉरल वैल्यू की चिंता करो, न कानून का डर रखो, न इंसानियत की भावनाओं का कदर हो, न किसी चीज के नतीजों से फर्क पड़े, बस जो अच्छा लगे वो करो। एल्क ने अब इसे ही अपना जीवन का मंत्र बना लिया और इस खतरनाक सोच ने उसे एक बार फिर मानसिक बीमारी की हालत में पहुंचा दिया। 1998 की गर्मियों में उसे फिर से साइकियाट्रिक फैसिलिटी में भर्ती कराया गया और वहीं एल्क की मुलाकात हुई टेरी टर्विशोंका से। टेरी एक मिडिल क्लास परिवार से थी जो हेलसिंकी के पास एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसका बचपन शुरू में तो पूरी तरह नॉर्मल था, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब वो 14 साल की थी। उसी उम्र में उसे ड्रग्स और अल्कोहल की सीरियस लत लग गई। फिर एक दिन वो घर से भाग गई और अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब क्या बात इतनी बड़ी थी कि एक टीनेज लड़की को अपने पूरे परिवार से नाता तोड़ना पड़ा? यह आज तक पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यह सिर्फ एक मामूली सा गुस्सा नहीं था। कुछ गहरा जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुई। फिर साइकियाट्रिक क्लिनिक में उसकी मुलाकात एल्क से हुई और बस इसके बाद उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। टेरी ने बहुत जल्द एल्क के साथ रहना शुरू कर दिया। एल्क अब सिर्फ टेरी का दोस्त नहीं रहा था, वो उसका गाइड बन चुका था। सैटानिज्म में जिसे एल्क फॉलो करता था और एक ऐसी जिंदगी में जहां कुछ भी करना मना नहीं था, कोई लिमिट नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ये दोनों अब हाइविंका के एक खतरनाक और गंदे इलाके में साथ रहने लगे थे और अक्सर अपने गंदे से फ्लैट से बाहर भी नहीं निकलते थे। कुछ ही समय बाद वहां मीका राइस्का भी आ गया, एक और खोया हुआ इंसान जो उनके ही तरह पहले साइकियाट्रिक फैसिलिटी का पेशेंट रह चुका था। टेरी की तरह ही मीका भी धीरे धीरे एल्क के प्रभाव में आ गया। अब ये लोग सिर्फ अपनी आजादी की बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि अब उन्होंने तय कर लिया था कि वो इस सोच को अपने जीवन के सबसे भयानक लेवल तक ले जाएंगे। अक्टूबर 1998 में, यानी हत्या से ठीक 1 महीने पहले, जार्नो एल्क ने एक ऐसा काम किया जो उसकी मानसिक स्थिति और उसके भीतर छिपे अंधेरे को पूरी तरह उजागर कर देता है। उसने अपने ही पालतू कुत्ते को एक रेडिएटर यानी हीटर से कसकर बांध दिया। उसके बाद उसने एक भारी लोहे की पाइप उठाई और उस मासूम जानवर को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वो कुत्ता दर्द से तड़पता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन एल्क ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस चुपचाप बैठकर ये क्रूरता देखता रहा, जैसे मानो ये उसके लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया हो। कुत्ते की मौत तड़प तड़प कर धीरे धीरे हुई। वो दर्दनाक सीन किसी भी नॉर्मल इंसान को झकझोर सकता था, लेकिन एल्क के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना पछतावा, ना दर्द, ना ही कोई शर्म। यह अब भी साफ नहीं है कि उसने ऐसा काम किसी को कंट्रोल में दिखाने के लिए किया या उसे दूसरों को तकलीफ देते हुए मजा आता था। लेकिन एक बात अब पूरी तरह साफ हो चुकी थी, एल्क के लिए जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची थी। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था और वो अब बहुत खतरनाक बन चुका था। 21 नवंबर 1998 की रात थी। वो रात जो फिनलैंड के इतिहास में सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक का गवाह बनने वाली थी। 5 लोग इकट्ठा हुए थे। यार्नो एल्क, टेरी टर्विशोंका, मीका राइस्का, एक 16 साल का लड़का जिसकी पहचान आज तक सीक्रेट रखी गई है, और वो शख्स जिसे अब तक हम मेल ए कह रहे हैं। एल्क अब उनके लिए सिर्फ दोस्त नहीं था, वो अब उनका लीडर बन चुका था। एक ऐसा इंसान जिसकी बातें उन्हें सही लगने लगी थी, चाहे वो कितनी भी अजीब या डरावनी क्यों न हो। उस रात सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे, पूरी तरह गॉथिक लुक में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबके सब शराब और ड्रग्स के असर में धुत थे। शाम ढलने के बाद ये पूरा ग्रुप हाइविंका की सड़कों पर घूम रहा था। वो बिना किसी तय मंजिल के नशे में चूर बस भटक रहे थे।
और अचानक उनका सामना एक चर्च से हुआ। वो चर्च जो अंधेरे में चमकती हुई अपनी क्रॉस के साथ खड़ा था, जैसे उन सबके लिए एक चुनौती बन गया हो। वो सब वहीं रुक जाते हैं। एक पल के लिए सब चुप। उन्हें रास्ते में कुछ ईसाई युवाओं का एक ग्रुप मिला जो एक यूथ क्रिश्चियन ग्रुप से जुड़े थे। इन युवाओं का मकसद था कि वो ऐसे लोगों की मदद करें जो शराब और नशे की गिरफ्त में आ चुके थे, जैसे कि एल्ग और उसके सारे दोस्त। शुरुआत में बातचीत हल्की फुल्की थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों ग्रुप्स के बीच बहस छिड़ गई, धर्म और विश्वास को लेकर। एल्ग ने अपनी तरफ से बहस को तेज कर दिया और खुलकर क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाने लगा। उसका कहना था कि ईसाई धर्म बस वक्त की बर्बादी है। साथ ही उसने यह भी जोर देकर कहा कि सैटनिज्म में शैतान की पूजा नहीं होती, बल्कि वो एक फिलोसॉफी है, एक सोच जिसमें इंसान अपने मन की करता है, बिना किसी पछतावे या कानून की परवाह किए। एल्ग और उसका ग्रुप इस बहस को एक तरह से अपने बिलीफ्स पर घमंड दिखाने का मौका मान रहे थे, जैसे वो साबित करना चाह रहे हों कि उनकी सोच ज्यादा आजाद और बोल्ड है। हालांकि यह बहस सिर्फ जबानी रही, कोई हिंसा नहीं हुई। थोड़ी देर बाद दोनों ग्रुप अलग हो गए। एल्ग और उसके दोस्त रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े और फिर एक ट्रेन में चढ़कर एल्ग के फ्लैट लौट गए। लेकिन अब तक कुछ बदल चुका था। एल्ग अंदर ही अंदर मेल ए से चिढ़ने लगा था। क्यों, यह आज तक साफ नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि एल्ग के चेहरे पर अब मेल ए को लेकर नाराजगी साफ दिख रही थी। जैसा कि हर बार होता था, एल्ग और उसके साथियों ने वापस फ्लैट में आकर फिर से ड्रग्स लेना और शराब पीना शुरू कर दिया। सबका मूड पहले जैसा ही था, नशे में डूबा हुआ, अंधेरे और पागलपन की ओर झुका हुआ। इसी दौरान एल्ग ने अपना पसंदीदा म्यूजिक एल्बम चला दिया, द कैनियन क्रॉनिकल, जो कि एंशिएंट नाम के एक ब्लैक मेटल बैंड का था। ये एल्बम एल्ग के लिए किसी बाइबल या गीता से कम नहीं था। मेल ए ने तभी उस म्यूजिक को लेकर कुछ कमेंट कर दिया। उसने कहा, मुझे ये गाना या बैंड कुछ खास नहीं लगते। बस इतनी सी बात, लेकिन एल्ग के लिए ये सीधा इंसल्ट था, जैसे किसी ने उसकी आस्था और वजूद को चुनौती दे दी हो। और फिर अचानक एल्ग अपनी जगह से गुस्से में खड़ा हुआ और एक जोरदार पंच मेल ए के चेहरे पर मारा। वो पंच इतना जोरदार था कि वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। ये हिंसा यहीं नहीं रुकी। फौरन ही 16 साल का वो लड़का भी कूद पड़ा और दोनों ने मिलकर मेल ए को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कमरा अब म्यूजिक से नहीं, चीखों और घूंसे लातों की आवाजों से गूंज रहा था। यहाँ पर क्रूरता अपने चरम पर पहुंच गई। टेरी और उसका 16 साल का साथी मिलकर मेल ए को सोफे पर उठाकर ले गए और फिर से उसे पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच एल्ग कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर गया और वापस आते समय एक स्टड वाला डॉग कॉलर यानी कुत्ते का पट्टा और लीस लेकर आया। उसने म्यूजिक को पूरी वॉल्यूम पर बढ़ा दिया ताकि मेल ए के किसी भी चीख को कोई न सुन पाए। फिर उन्होंने उसके गले में वो कुत्ते का पट्टा बांध दिया और उसे जबरदस्ती कुत्ते की तरह घुटनों के बल चलने पर मजबूर किया। और फिर टॉर्चर और भी भयानक हो गया। इस ग्रुप ने बारी बारी से मेल ए पर पेशाब किया। बस इतना ही नहीं, उन्होंने एक गर्म आयन यानी कपड़ा प्रेस करने वाला लिया और उससे उसे जलाया। ये सब इतना डरावना और दर्दनाक था कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेल ए ने अपनी जान बख्शने की गुजारिश की। रोते बिलखते वादा किया कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि एल्ग और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। फिर क्या था, एल्ग ने एक कैंची उठाई और बार बार मेल ए के सिर पर घोंपना शुरू कर दिया। खून से लथपथ मेल ए को वापस सोफे पर बैठा दिया गया, जबकि वो पूरा ग्रुप ये बहस करने लगे कि उसके साथ आगे क्या करेंगे। तभी मेल ए को भागने का एक मौका दिखा। वो तेजी से दरवाजे की ओर भागा और उसने लगभग दरवाजा खोल भी दिया था, लेकिन वो भाग नहीं पाया। उन्होंने उसे दरवाजे के पास पकड़ लिया और जबरदस्ती घसीटकर वापस ले आए ताकि वो फिर से भागने की कोशिश न करे। एल्ग ने टेरी से दूसरे कमरे से डक्ट टेप लाने को कहा। फिर उन्होंने उसके हाथ पैरों को चिपकने वाले उस मजबूत टेप से कसकर बांध दिया ताकि वो हिल न सके। मेल ए चीख रहा था, उनसे रुकने की गुजारिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज को पूरी तरह खत्म करने के लिए उन्होंने उसके मुंह और चेहरे पर भी डक्ट टेप लपेट दिया। मगर उन्हें यह नहीं समझ आया कि अब वो चिल्ला तो नहीं सकता था, लेकिन सांस भी नहीं ले पा रहा था। उन्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि उन्होंने क्या कर दिया है। ग्रुप ने मेल ए को पीटना और टॉर्चर करना जारी रखा, लेकिन फिर उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। अब वो हिल नहीं रहा था, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई हरकत नहीं। उसका पहले ही दम घुटने से मौत हो चुका था। मगर यहाँ भी कहानी खत्म नहीं हुई। एल्ग ने एक चाकू उठाया और लाश को काटना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, उसका दिल, आंतें और प्राइवेट पार्ट्स निकाल डाले। इतनी भयानक हिंसा देखकर वो 16 साल का लड़का डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन एल्ग, टेरी और मीका वहीं रुके रहे। उनका पागलपन इस हद तक बढ़ चुका था कि उन्होंने उसके शरीर के कुछ हिस्सों को खा भी लिया। फिर उन्होंने उसका सिर काट दिया और उसे कमरे में इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, जैसे वो कोई खिलौना हो।
और इन सब के दौरान वो लोग जोर जोर से हंस रहे थे, मानो कोई मजाक कर रहे हो। इसके बाद वो बचे खुचे अवशेषों को बाथरूम में घसीट कर ले गए। वहां उन्होंने एक आरी का इस्तेमाल करके शरीर के बाकी हिस्सों को भी काट डाला। अगली सुबह जब उनकी नींद खुली तो रात भर नशे करने की वजह से उनका सिर घूम रहा था और कुछ ही देर में उन्होंने नोटिस किया कि वो सर जिसके साथ वो लोग रात भर खेल रहे थे वो गायब था। पूरे फ्लैट में तलाशी लेने के बाद आखिरकार उन्हें वो सर एक अलमारी के अंदर मिला। फिर वो जोर जोर से हंस पड़े, ये सोचकर कि कोई एक सिर को कैसे गुम कर सकता है। रात भर के नशे वाले पागलपन में कोई उस कटे हुए सिर को अलमारी में फेंक कर भूल गया था। जब सिर मिल गया तो उनमें से एक ने मेल ए की आंखें निकालकर उसकी खोपड़ी में पटाखे भर दिए और उसे उड़ा दिया, जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो गया। उसी दिन बाद में मीका और वो 16 साल का लड़का टहलने निकले और लाश का क्या करे इस पर डिस्कस करने लगे। जब वो लौटे तो टेरी फ्लैट में खून साफ कर रही थी और एल्ग अभी भी शरीर के बचे खुचे हिस्सों को आरी से काटने में लगा हुआ था। ग्रुप का सीधा सा प्लान था लाश के टुकड़ों को हाइविंका के अलग अलग कूड़ेदानों में बिखेर कर सबूत मिटा देना। उन्हें लगा था कि उन्होंने जो किया है वो छिप जाएगा, शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो गलत थे। हत्या के बाद कुछ दिनों तक एल्ग और टेरी अपने घर में ही थे और नशा कर रहे थे। दोनों लगातार टीवी पर न्यूज देख रहे थे, ये पता करने के लिए कि क्या किसी ने मेल ए की गुमशुदगी की रिपोर्ट की है या उसके शरीर का कोई हिस्सा मिला है। कुछ हफ्ते बीत गए और फिर अचानक एक दिन न्यूज में खबर आई कि कचरे के ढेर में एक कटा हुआ पैर मिला है। ये खबर आते ही पुलिस हरकत में आ गई और जल्द ही चारों लोग एल्ग, टेरी, मीका और 16 साल का लड़का गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन एल्ग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो कोर्ट में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल भी डर या पछतावे का कोई निशान नहीं था। उसने कहा कि उसने जो किया वो उसकी सैटेनिक सोच के मुताबिक सही था। उसके हिसाब से मेल ए ने 3 इंपॉर्टेंट नियम तोड़े थे। नियम नंबर 1, बिना पूछे किसी को अपनी राय या सलाह मत दो। नियम नंबर 2, जब तुम किसी के घर जाओ तो उसे इज्जत दो या वहां मत जाओ। और आखिरी नियम, अगर कोई मेहमान तुम्हें परेशान करे तो उसे बेरहमी से सजा दो। एल्ग को पूरा भरोसा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसके हिसाब से जो उसने किया वो एकदम सही था। इस केस के ट्रायल की बस प्लीडिंग यानी दलीलें वाले हिस्से ही पब्लिक किए गए थे। बाकी की सुनवाई बंद दरवाजे के पीछे हुई। इसकी 2 वजहें थी। एक तो ये क्राइम बहुत ही डरावना और रिचुअल यानी काला जादू जैसी प्रकृति का था, और दूसरी वजह थी उस समय लोगों में फैला सैटनिज्म को लेकर डर और पैनिक। कोर्ट में ना मीडिया को जाने दिया गया और ना ही पब्लिक को। ये सुनवाई पूरी तरह सीक्रेट रही। लेकिन जब भी कोर्ट के अंदर के कुछ पल पब्लिक हुए तो एल्ग को मुस्कुराते हुए देखा गया, जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही न हो। आखिर में कोर्ट ने उसे हत्या का दोषी ठहराया और उसके साथ ही अपने ही पालतू कुत्ते को टॉर्चर कर मार डालने का भी। एल्ग को उम्र कैद की सजा दी गई, लेकिन फिनलैंड के कानून में उम्र कैद का मतलब सिर्फ 12 साल का मिनिमम सजा होता है। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो 12 साल बाद बाहर भी आ सकता था। टेरी टर्वशंका को जब साइकोलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया तो डॉक्टरों ने कहा कि वो आंशिक रूप से मानसिक रूप से अस्थिर यानी पार्शियली इंसेन है। लेकिन साथ ही ये भी माना गया कि उसे यह समझ थी कि क्या सही है और क्या गलत, इसलिए उसे 8.5 साल की सजा सुनाई गई। मीका रेस्का को मारपीट, इंसानी मांस खाने और लाश को ठिकाने लगाने के आरोप में दोषी पाया गया और उसे 2 साल 8 महीने की सजा हुई। जो 16 साल का लड़का था उसे बेकसूर माना गया। कोर्ट ने कहा कि वो बड़ों के द्वारा बहकाया गया था, इसीलिए उसे दोषी नहीं ठहराया गया। कई सालों बाद एल्ग को जेल से डे रिलीज यानी दिन में बाहर जाने की अनुमति मिलने लगी थी, लेकिन ये सुविधा भी कुछ ही समय में छिन गई क्योंकि उसने एक दिन एक बार में 2 कस्टमर्स और एक वेटर के साथ मारपीट की थी और एक आदमी तो इस झगड़े में बेहोश हो गया था। फिर भी 2016 में जब एल्ग ने 17 साल जेल में सजा काट लिया तो उसे रिहा कर दिया गया। एल्ग ने जेल के अंदर ही अपनी वो पढ़ाई पूरी की जो वो बचपन में नहीं कर पाया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक अब वो फुल टाइम नौकरी करता है, लेकिन कहाँ करता है ये किसी को नहीं पता। और तब से लेकर अब तक उसके खिलाफ कोई शिकायत या गड़बड़ी दर्ज नहीं हुई है। लेकिन टेरी टर्वशंका की कहानी एकदम उल्टी थी। उसकी जिंदगी जेल से रिहाई के बाद और ज्यादा बर्बाद हो गई। उसने सिर्फ 4 साल की सजा काटी और 2003 में जेल से रिहा हो गई। बाहर निकलने के बाद उसने अपना नाम बदल लिया, शहर छोड़ दिया और कहीं काम भी पकड़ लिया। लग रहा था शायद अब वो नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। लेकिन 7 जून 2007 में एक पब में नशे की हालत में उसका किसी से जोरदार झगड़ा हो गया।
गुस्से में आकर टेरी ने उस आदमी के चेहरे पर एक भारी और नुकीले औजार यानी बिल हुक से बार बार वार कर दिया और वो आदमी मौके पर ही मर गया। हत्या के बाद पुलिस को खुद टेरी ने ही फोन किया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट ने उसे इस नए मर्डर के लिए 10 साल की सजा सुनाई। जेल में रहते हुए उसने एक और कैदी से शादी कर ली, वो भी एक कत्ल के मामले में सजा काट रहा था। हालांकि साल 2000 में दिए गए एक इंटरव्यू में टेरी ने मेल 1 की हत्या को लेकर कोई अफसोस या पछतावा नहीं जताया। टेरी ने दावा किया कि वो इसे हत्या मानती ही नहीं। उसके मुताबिक उस रात पूरा ग्रुप नशे में बुरी तरह धुत था। उन्होंने सिर्फ एक ऐसे शख्स को टेप से बांधा और चुप कराया था जो ज्यादा शोर कर रहा था। उनका कहना था कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा करने से वो दम घुटने से मर जाएगा। टेरी ने यह भी साफ इनकार कर दिया कि उस रात की हत्या का शैतान की पूजा से कोई लेना देना था। लेकिन उस वक्त पूरे फिनलैंड में शैतान की पूजा को लेकर जो पैनिक और पागलपन फैला हुआ था और इस हत्या की जो क्रूरता थी, उसे देखते हुए फिनिश अथॉरिटीज ने इस पूरे केस को सील कर दिया और अब ये केस 2038 तक जनता के लिए बंद रहेगा। मुझे तो लगता है उस रात और भी भयानक चीजें हुई होंगी जिनके बारे में हमें आज तक कुछ नहीं बताया गया है। सोचिए ये कितना डरावना है कि जो लोग इतनी वहशियाना हरकतों में शामिल थे आज सब आजाद घूम रहे हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं। आपका इस केस पर क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।